नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 13वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो पर्यावरण, जिसे ईवीएस के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पारिस्थितिक तंत्र, जिसे इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूँ, आज से ना हम लोग ना जितने भी आप लोगों का पर्यावरण का जो विषय है उसमें जितना भी टॉपिक है ना सारे को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज से आप लोगों का ना जो एमसीक्यू सीरीज़ है ना उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला ना आप लोगों का ना मैं सबसे पहला थ्योरी पढ़ाऊंगा और उस थ्योरी के बेस पर ना आप लोगों का एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक है। तो एक क्लास में हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे उसी टॉपिक का, और दूसरा क्लास में ना हम लोग उसी टॉपिक का ना एमसीक्यू सीरीज़ मतलब क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ध्यानपूर्वक आप लोगों को ना जो थ्योरी है उसको पढ़ना है, और उसके बाद फिर आप लोगों का जो एमसीक्यू का सीरीज़ है ना उसमें एमसीक्यू लगाना है, ठीक है। केवल आप लोग थ्योरी पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, या केवल एमसीक्यू लगाओगे तो कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। पढ़ने का जो एक उत्तम जो साधन होता है ना वो सबसे पहला थ्योरी पढ़ना और थ्योरी के बाद एमसीक्यू लगाना, ताकि आप लोग का जो एमसीक्यू लगाने का जो स्ट्रेंथ है ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाए। तो इसलिए आप लोगों को दोनों तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना अब हम लोग ना थ्योरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोग क्या कीजिएगा ना, जो जो पॉइंट मैं आप लोगों को नोट करने के लिए बोलूँगा ना उन सारे पॉइंट को आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले ना आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी बनाना जरूरी है, उसको रिवीजन भी करना जरूरी है। पूरे के पूरे वीडियोस को नहीं देख पाओगे या पूरे के पूरे बुक को नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन शॉर्ट नोट्स जो बनाए रहोगे ना उसे एक हफ्ते के अंदर आप लोग रिवीजन जरूर कर लोगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स भी बनाइएगा जो जो मैं बोलूँगा उसके बाद, ठीक है। और आप लोग ना इसका जो पीडीएफ है ना वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर, और इसी वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, ठीक है। तो दोबारा आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना आज का टॉपिक को ध्यान से देखो। सबसे पहला पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम। सबसे पहला ना इसके थ्योरी को ध्यान से पढ़िए आप लोग। पारिस्थितिकी इकोलॉजी ये दो शब्द से मिलकर बना है, ओइकोस प्लस लोगोस। ओइकोस का अर्थ आवास एवं लोगोस का अर्थ अध्ययन है, अर्थात इकोलॉजी का संबंध घर के अध्ययन से है। वातावरण एवं जंतुओं के मध्य होने वाली आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। प्राणियों की अंतःक्रिया जिन सीमित निर्धारित क्षेत्रों में होती है उन्हें पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र खुला तंत्र है। तो आप लोगों का ना ये जो प्रॉपर जो पॉइंट है ना उसमें क्या नोट करना है, तो आप लोगों को ये नोट करना है ओइकोस प्लस लोगोस। पारिस्थितिक तंत्र जो है ना वो ओइकोस प्लस लोगोस से मिलकर बना है। ओइकोस का अर्थ क्या होता है, आवास होता है, क्या। तो ओइकोस का जो अर्थ होता है वो आवास होता है, और लोगोस का जो अर्थ है वो अध्ययन होता है। तो कुल मिलाकर दोनों का मतलब क्या होता है इकोलॉजी का, तो इकोलॉजी का जो मतलब होता है ना वो घर का अध्ययन होता है, क्या। तो घर का अध्ययन होता है। ये दोनों तीनों जो शब्द है उसे आप लोगों को नोट करके रखना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए, पारिस्थितिक तंत्र की सबसे छोटी इकाई बायोस्फीयर है। तो पारिस्थितिक तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, बायोस्फीयर है, जिसको भी आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक है ना उसको जान लेते हैं कि क्या क्या पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। तो सबसे पहला देखो पारिस्थितिक तंत्र के घटक। पारिस्थितिक तंत्र के जो घटक है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक और तीसरा ऊर्जा घटक। जैविक घटक के अंतर्गत 3 प्रकार के आता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक के अंतर्गत देखो एक ही होता है, प्राथमिक स्तर का होता है, ठीक है। उत्पादक क्या है, तो प्राथमिक पोषण जो है ना वो उत्पादक के अंतर्गत आता है। और उसके अलावा उपभोक्ता, तो उपभोक्ता जो है वो 4 प्रकार से होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और सर्वाहारी उपभोक्ता। तो ये 4 प्रकार होता है, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता जो है उसे द्वितीय पोषण स्तर कहा जाता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है उसे तृतीय पोषण स्तर कहा जाता है, और तृतीयक उपभोक्ता है उसे चतुर्थ पोषण स्तर कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखो अजैविक जो घटक है ना वो अजैविक घटक के अंतर्गत क्या आएगा, हवा और मृदा आ जाएगा। और ऊर्जा घटक के अंतर्गत क्या आएगा, तो ऊर्जा का जो मेन जो स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश होता है। तो इतना चीज़ें आप लोगों को केवल एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना इसके अंतर्गत जितने भी प्रकार के घटक है ना उसको अलग अलग प्रकार से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो आएगा ना वो जैविक घटक आ जाएगा। तो जैविक घटक के अंतर्गत क्या क्या आएगा, सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत सामान्य तौर पर पेड़ पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव को शामिल किया गया है, जिन्हें क्रमशः स्वपोषी, उत्पादक, विषमपोषी, उपभोक्ता एवं मृतोपोषी अपघटक कहते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए, उत्पादक क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। उत्पादक, इनमें हरे पेड़ पौधे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, जो अपना भोजन हरे पत्तियों, क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य का प्रकाश उपयोग करके साधारण अकार्बनिक पदार्थ से घटित
मृत कार्बनिक पदार्थ के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। तो आप लोगों को अगर मैं समझाऊँ ना कि उत्पादक क्या होता है ना, तो उत्पादक के अंतर्गत ना पेड़ पौधे जो है ना जितने प्रकार के ना वो सारे के सारे जो है ना वो उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो सूर्य के प्रकाश से सीधा सीधा अपना भोजन ना क्लोरोफिल की सहायता से ना वो बना लेता है ना, तो वो उत्पादक के अंतर्गत आता है। जो जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं वो सारे के सारे, ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं वो क्या कहलाएगा, उत्पादक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को शॉर्ट में आप लोगों को लिख करके रखना है उत्पादक क्या होता है। दूसरा को पढ़िए उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होता है, सबसे पहले आप पढ़िए, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाने में असमर्थ होते हैं, उसे उपभोक्ता के अंतर्गत रखा जाता है। उपभोक्ता को निम्न श्रेणी में बांटा गया है। चलिए सबसे पहले इसके अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में पढ़िए। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहेंगे, वे जीव जो अपना भोजन के लिए पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं, जैसे गाय, खरगोश, बकरी, हिरण आदि। तो प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहेंगे, वे जीव जो अपना भोजन ना पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, जो केवल शाकाहारी होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। चलिए द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में जानते हैं कि द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है। वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर जीवित रहते हैं, जैसे चूहा को खाकर बिल्ली, तो ये क्या कहलाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। ठीक है, आप लोगों को ना एक सीरीज में समझाऊंगा कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता कैसे समझने, ये बताऊंगा। सबसे पहले ने तीनों चारों को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, चलिए तृतीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं ये सबसे पहले जानते हैं। वे जीव जो प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पहला कीट और मेढक को खाने वाला सांप, दूसरा छोटी मछली को खाने वाला बड़ी मछली, तीसरा शेर, बाघ, बाज आदि। तो ये सारे के सारे ना तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके अलावा सर्वाहारी के बारे में जानते हैं कि सर्वाहारी क्या है। वे जीव जो उत्पादक व उपभोक्ता दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे मनुष्य। तो मनुष्य जो है ना वो सर्वाहारी होता है, आप लोगों को पता होगा ना, जो घास फूस भी खाता है, मतलब सब्जियां भी खाता है पेड़ पौधे से प्राप्त वाला। और उसके अलावा वो जो रहता है ना वो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, तीनों उपभोक्ता को ना मांस भी खाता है, आप लोगों को पता होगा, मतलब घास फूस भी खा लेता है और मांस मछली भी खा लेता है। तो ये सर्वाहारी के अंतर्गत आता है मनुष्य जो होता है वो। चलिए अब मैं आप लोगों को ना प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक और तृतीयक उत्पादक क्या क्या होता है ये समझा देता हूँ सबसे पहला। ठीक है, सबसे पहला पेड़ पौधा। क्या, तो पेड़ पौधा जो है ना वो सबसे पहला उत्पादक की श्रेणी में आएगा। ठीक है, और उत्पादक जो होता है वो सूर्य के प्रकाश से सीधा सीधा क्लोरोफिल की सहायता से भोजन जो प्राप्त करता है ना उसे हम लोग क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ना प्राथमिक उपभोक्ता आएगा। क्या, तो प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन आएगा, तो प्राथमिक उपभोक्ता में वे तमाम जीव आ जाएंगे जो पेड़ पौधे पत्तियों को खाकर ना अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता उस जीव उसके अलावा द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन सा जीव आएगा, तो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आएगा जो प्राथमिक जो उपभोक्ता है उसे खाता है। जैसे पेड़ पौधे को कौन खाता है, मानकर चलो पेड़ पौधे को कीड़े मकोड़े खा लेता है, ये हो गया आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो गया कीड़ा मकोड़ा। अब कीड़े मकोड़े को कौन खा लेता है, तो कीड़े मकोड़े को बिल्ली खाता है, मान के चलो ये द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। उसके अलावा बिल्ली को कौन खाता है, तो बिल्ली को शेर खा लेता है, ये मान के चलो ये क्या होगा, तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा, है ना। तो देखो एक सीरीज को देखो, सबसे पहला पेड़ जो है वो उत्पादक आ जाएगा। उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आएगा, तो प्राथमिक उपभोक्ता में जो वो जीव आएंगे जो पेड़ पौधे को खाता है वो कौन आएगा, वो आ जाएगा। और पेड़ पौधे को कौन खाता है, मान करके चलो पेड़ पौधों के कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, ये प्राथमिक उत्पादक में आ जाएगा। उसके अलावा ये प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएगा। उसके अलावा द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आएगा, द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएगा वो है बिल्ली आ जाएगा। जैसे बिल्ली कीड़े मकोड़े के खाता है तो ये द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएगा। और तृतीयक उपभोक्ता में कौन आएगा, शेर आ जाएगा, क्योंकि बिल्ली को भी कौन खा देता है, शेर खा देता है, ये तृतीयक उपभोक्ता में आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आना जो खाद्य श्रृंखला का जो सीरीज़ है वो। और उसके अलावा एक जो सर्वाहारी होता है वो मनुष्य होता है जो सबको खा देता है। चलिए इसके बाद ना अपघटक क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। अपघटक के अंतर्गत सूक्ष्म जीव आते हैं जो उत्पादक एवं उपभोक्ता के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में अपघटक सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, जैसे जीवाणु, कवक आदि। तो अपघटक क्या है, इसे आप लोगों को अगर सरल तरीके से समझाओ ना, तो अपघटक के अंतर्गत ना वे तमाम जीव जंतु आ जाते हैं जो मृत जो
जीव जंतु होते हैं ना उन सारे जब ना सड़ते गलते हैं ना तो उनके सड़ने गलने से ना उसका जो भोजन है वो प्राप्त करते हैं। जैसे कि जीवाणु विषाणु जो होता है ना वो सड़े गले जो जीव होते हैं ना जो शरीर होता है ना उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वो अपघटक कहलाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और सर्वाधिक जनसंख्या में क्या पाया जाता है, तो सर्वाधिक संख्या में ना अपघटक जो है वो पाया जाता है, इसे नोट करके रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसके बाद ना अजैविक घटक क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, तो ध्यान से इसको पढ़िए। इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो किसी न किसी रूप में उत्पादक एवं उपभोक्ता को प्रभावित करते हैं, उन्हें अजैविक घटक कहते हैं। तो अजैविक घटक के कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार के अजैविक घटक होते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ, दूसरा अकार्बनिक पदार्थ, तीसरा जलवायु संबंधी कारक और चौथा मृदा संबंधी कारक। तो सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो है ना वो कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जल, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस ना अकार्बनिक पदार्थ में आ जाएगा। उसके अलावा जल संबंधित जो कारक है ना उसमें तापमान, प्रकाश, हवा, आर्द्रता आ जाएगा। उसके अलावा मृदा संबंधित जो कारक है ना वो ह्यूमस, मृदा, नमी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद ना ऊर्जा के घटक के बारे में जानते हैं कि ऊर्जा के घटक क्या होता है। सबसे पहले ध्यान से पढ़ो, ऊर्जा घटक का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। अप्रदूषकीय स्रोत का मतलब होता है जो प्रदूषण नहीं फैलाता उसे अप्रदूषकीय स्रोत कहते हैं। ठीक है, जो ना हमेशा ऊर्जा मिलता रहता है सूर्य के प्रकाश से। चलिए पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार के बारे में अब हम लोग जानते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के कितने प्रकार होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र के 2 प्रकार होता है। सबसे पहला प्राकृतिक परितंत्र होता है और दूसरा कृत्रिम परितंत्र होता है। ठीक है, सबसे पहले प्राकृतिक परितंत्र के बारे में जानिए। सबसे पहला इसमें आएगा स्थलीय परितंत्र और दूसरा जलीय परितंत्र। स्थलीय परितंत्र के अंतर्गत वन परितंत्र आएगा, टुंड्रा परितंत्र आएगा, घास परितंत्र आएगा और मरुस्थलीय परितंत्र आएगा। उसके अलावा जलीय परितंत्र जो है वो 2 प्रकार का होता है। लवणीय जल, बहते हुए जल का पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा और दूसरा समुद्र कहा जाएगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। तो सबसे पहला अलवणीय जल जो बहते हुए जल का पारिस्थितिक तंत्र है ना उसके अंतर्गत नदी और झरना आ जाएगा। और उसके अलावा समुद्र का जो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है ना वो जल का पारिस्थितिक तंत्र है ना उसमें तालाब और ताल आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। चलिए अंतिम रूप से ना अब हम लोग जानते हैं खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल के बारे में। सबसे पहला खाद्य श्रृंखला के बारे में ध्यान से पढ़िए। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तर में जीवधारी भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यह निर्भरता क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया में निर्मित श्रृंखला को फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। मतलब आप लोगों को खाद्य श्रृंखला के बारे में बताओ ना, जैसे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और पेड़ पौधों को कौन खाता है, तो गाय वगैरह खा लेता है। गाय को कौन खा देता है, तो शेर वगैरह खा लेता है। तो एक दूसरे पर ये जो डिपेंडेंसी, जो प्रभावितता, जो निर्भर है ना उसे ही हम लोग ना फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट को पढ़िए। मनुष्य एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। तो मनुष्य कौन सी कैटेगरी में आता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों उपभोक्ता में आता है। यह आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। खाद्य श्रृंखला को पढ़ने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जीवों का प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखला को व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है। मतलब यह है कि खाद्य श्रृंखला को बच्चों को समझने के लिए ना प्ले कार्ड बनाने के लिए कहा जाता है शिक्षकों के द्वारा शिक्षण जो विधि है उसमें। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। घास के पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। तो सबसे अधिक खाद्य श्रृंखला किसमें पाया जाता है, घास के पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है। नोट करके रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट को पढ़िए। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में मछली एक से अधिक पोषण स्तर में पाया जाता है। तो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में क्या पाया जाता है, मछली जो होता है ना वो एक से अधिक पोषण स्तर में पाया जाता है। नेक्स्ट को पढ़िए। एक तालाब में कीड़े एवं छोटी मछली द्वितीयक उपभोक्ता होता है। तो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन आएगा, कीड़ा भी आ जाएगा और छोटी मछली भी आ जाएगा। ठीक है, ये उसका उदाहरण दिया है, ध्यान से पढ़िए। पहला, किसी घास स्थल परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों में ऊर्जा स्थानांतरण का क्रम इस प्रकार है। तो सबसे पहला देखो, घास उत्पादक में आता है, टिड्डा जो है वो प्राथमिक उत्पादक में आता है, मेढक जो है वो द्वितीयक उत्पादक में आता है। मतलब घास को कौन खाता है, टिड्डा खा देता है। टिड्डा को कौन खाता है, मेढक खा देता है। और मेढक को कौन खा देता है, सांप खा देता है। उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में परभक्षी खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। नेक्स्ट को देखिए, दूसरा में देखो, घास को हिरण खा देता है और हिरण को कौन खा देता है, शेर खा देता है। उसी प्रकार के घास को खरगोश खाता है और खरगोश को शेर खा देता है। तो ये खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। एक दूसरे पर जो डिपेंडेंसी, जो निर्भरता है ना उसको बताया गया है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में। तो चलिए सबसे पहला खाद्य जाल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। पारिस्थितिक
पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न खाद्य श्रृंखला मिलकर एक खाद्य जाल का निर्माण करते हैं और इसी जाल को ही खाद्य कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला क्या होता है आप लोगों को समझ में आना कि एक दूसरे में जो डिपेंडेंसी है ना, जैसे घास को कौन खाएगा, घास को बैल खा देगा, बैल को कौन खा देता है, तो बैल को जो होता है ना वो शेर वगैरह खा देता है। और उसी प्रकार से अलग अलग फूड चेन जो बनता है ना वो होता है, ठीक है। जैसे घास को ना कौन खाएगा, तो घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को कौन खा देता है, मेढक खा देता है, मेढक को कौन खा देता है, सांप खा देता है, और सांप को कौन खा देता है, वो बाज खा देता है ना। और बाज को कौन खा देगा, तो शेर खा देगा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से जो खाद्य श्रृंखला बनाना, मतलब ये खाद्य जाल प्रकार से बन जाता है, ठीक है। तो इसे ही ना खाद्य जाल कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद ना पारिस्थितिक तंत्र में ना ऊर्जा प्रवाह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अंतिम रूप से। तो सबसे पहला ध्यान से पढ़िए 10% का नियम। तो 10% का नियम के प्रतिपादक कौन है, लिंडमैन नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था, ये आप लोगों को याद रखना है 1942 में। तो 10% का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करके आप लोग रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा सिद्धांत को जानते हैं। ऊर्जा का प्रवाह एक विमीय दिशा में होता है। ऊर्जा का खाद्य श्रृंखला के रूप में प्रवाह एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ही हो पाता है। तो 10% का नियम किसने दिया था, लिंडमैन नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये 10% के नियम है उसे आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊँ ना। तो सबसे पहला देखो, जो एक घास वगैरह है ना वो क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश से ना अपना भोजन प्राप्त करेगा और 90% ना वो क्या करेगा, जो पर्यावरण है उसे वापस दे देगा और 10% जो है ना वो अपने पास रखेगा। ठीक उसी प्रकार से घास को अगर एक जो गाय है ना वो खाता है ना, तो गाय क्या करेगा, ये जो घास है उससे 100% ऊर्जा प्राप्त करेगा और ऊर्जा प्राप्त करने के बाद ना 90% जो ऊर्जा है वो पर्यावरण को वापस ना प्रकृति में विलीन कर देता है, मतलब छोड़ देता है, और 10% केवल वो अपने पास रखता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर शेर गाय को खाएगा ना, तो जो शेर है ना वो गाय से 100% ऊर्जा प्राप्त करेगा और 100% में से ना 90% जो है वो प्रकृति को देगा और 10% जो है ना वो अपने पास रखता है, ठीक है। खाने के बाद धीरे से ऊर्जा जो आता है, ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, तो 90% जो है ना वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सिद्धांत है ना, जो 10% का नियम वो लिंडमैन नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। पारिस्थितिक तंत्र की पिरामिड के बारे में थोड़ा सा लास्ट में जान लो। तो पारिस्थितिक तंत्र की जो पिरामिड है ना वो 3 प्रकार से बनती है। सबसे पहला ऊर्जा का पिरामिड होता है, हमेशा सीधा बनता है। क्या, तो ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनता है। दूसरा संख्या पिरामिड, तो संख्या का पिरामिड उल्टा एवं सीधा दोनों प्रकार से बनता है। उसके अलावा जैव भार पिरामिड जो है ना, वो जैव भार पिरामिड जो है ना वो सीधा और उल्टा दोनों प्रकार से बनता है, ठीक है। तो ऊर्जा का पिरामिड केवल जो है ना वो हमेशा सीधा बनता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और थ्योरी में आप लोगों को केवल ना इतना ही पढ़ना था। अब मैं आप लोगों का जब नेक्स्ट 14वां क्लास लाऊंगा ना, तो उसमें आप लोगों का इससे रिलेटेड जितने भी MCQ है ना, सारे MCQ को आप लोगों को ना अच्छे से पढ़ाते हुए चलूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जल्दी इसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे ना, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊं ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका क्लास मिल पाए। तो ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का इसका जो MCQ सीरीज़ है ना उसको भी कराते हुए चलूँगा, ठीक है।